गाइज ये वीडियो होने वाला है अभी जो H1B की $100,000 फीस हाइक हुई है, प्रोक्लेमेशन जो हुआ है बेसिकली, तो उसमें मेरे थॉट्स, मैं स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करूंगा जिनको अभी 2026 में यूएस आने की जो सोच रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ पे हैं उनके लिए क्या सजेशन है, सब बता देता हूँ मैं। ठीक है, पहली बात तो ये कॉन्वर्जेशन हो रही है आफ्टर आई हैव ऑलरेडी टॉक टू मल्टीपल इमिग्रेशन लॉयर्स। 2-3 इमिग्रेशन लॉ फर्म्स हैं जिससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है मेरा, जिनसे मैंने बात करी और उनका जो कहना था उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर मेरे भी कुछ थॉट्स रहेंगे। सबसे पहले तो प्रोक्लेमेशन क्या होता है वो समझा देता हूँ आपको मैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये लॉ नहीं है, ये लॉ पास नहीं हुआ है, कोई बिल पास नहीं हुआ है। ठीक है, कांग्रेस के थ्रू नहीं गया है तो ये लॉ नहीं है। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है सजेशन। ठीक है, तो ऑलरेडी जो प्रोसेस थी USCIS की, उसमें ट्रम्प भैया ने सजेशन दिया है थोड़ा कि ये सजेशन है, ये चेंज करो। क्यों? उनका ये कहना बन रहा है कि भाई H1B जो वीज़ा सिस्टम है, पहली बात तो उनको दिक्कत थी कि ये लॉटरी सिस्टम है। उनके हिसाब से अगर कोई लेट्स से इंजीनियरिंग ट्रेनी है जिसको सिखा रहे हैं जॉब, जो बहुत कम अर्न कर रहा है, फ्रेश ग्रेजुएट है वो, और समवन हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत साल का एक्सपीरियंस है और जो एक्चुअल यूएस की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, या लेट्स से कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो वो उनका ये कहना है कि भाई उन लोगों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो एक्चुअली कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, मैं 2-3 आपको क्लिप्स के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे ये बात और डिस्कस हुई है। बट ये उनका बेसिकली सोचना था कि भाई चीप लेबरर्स को नहीं देना है H1B, जो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं, जो अमेरिका की हेल्प करेंगे यहाँ पे, उनको देना है। ठीक है, अब इसमें मैं 2-3 मिथ्स क्लियर कर देता हूँ जो लोगों की है। सबसे पहले तो किस किस के लिए वैलिड है ये जो H1B वाला ये प्रोक्लेमेशन है, ये उन लोगों के लिए वैलिड है। पहली चीज़ तो जो ऑफशोर है, ऑफशोर मतलब क्या, यूएस से बाहर है, यूएस से बाहर जो लोग हैं और जिनका H1B फाइल होने वाला है, ये उनके लिए वैलिड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये नए पिटिशंस के लिए वैलिड है। तो जो भी लोग ऑलरेडी यूएस में हैं जिनका H1B फाइल हो गया है, उन लोगों के लिए वैलिड नहीं है। ये उन लोगों के लिए वैलिड नहीं है जिनका रिन्यूअल आने वाला है, ठीक है, और जिनका ऑलरेडी H1B अप्रूवल है, उनके लिए भी वैलिड नहीं है। सिर्फ नए पिटिशंस के लिए वैलिड है। अब अपन ये बात कर लेते हैं कि मेरे को क्या लगता है, ये एक्चुअली लॉ बनेगा नहीं बनेगा, फ्यूचर क्या है इसका। आई डोंट थिंक सो ये लॉ बनेगा। दिस इज़ कम्प्लीटली इलीगल। ठीक है, USCIS के हिसाब से H1B की जो भी फीस होती है उसका जो कॉस्ट होता है वो होना चाहिए जितना प्रोसेसिंग का लगता है चार्ज। ठीक है, ये मेंशन्ड है लॉ में, आप पढ़ सकते हो, लॉ ऑनलाइन अवेलेबल है। उसमें जितनी भी प्रोसेसिंग की फ़ीस लगनी होती है उतना प्राइस होना चाहिए। ये $100,000 प्रोसेसिंग की फ़ीस नहीं है। ठीक है, तो ये कोर्ट में चैलेंज होगा 100%। पर अगर नहीं भी होगा तो इनका जो बंदा था जिसने प्रपोज करा था ये ट्रम्प को, आपने वो देखा ही होगा फेमस वीडियो कि वो आके बोल रहा है, फिर ट्रम्प साइन कर रहा है। तो वो जो बंदे ने प्रपोज करा था उससे फिर क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उस बंदे का भी यही कहना है कि $100,000 जो फीस अभी लगाई है, कमिंग जो अभी लॉटरी साइकिल है उसमें बहुत सारे लोग भीड़ नहीं आए वो रोकने के लिए लगाई है। बट इसमें एक्चुअल चेंजेस होने वाले हैं, ये पूरा रिवैम्प कर रहे हैं सिस्टम को, तो मोस्ट लाइकली ये $100,000 फीस सस्टेनेबल नहीं हो, ना ये रहने वाली है। ठीक है, वो बंदे ने खुद बोला है कि ये अभी के लिए है। ठीक है, उसने बोला है कि हम मीनिंगफुल चेंजेस करेंगे इसमें। ठीक है, तो सामने वाला अगर बोल रहा है तो आप मान के चलो कि ये नहीं रहने वाला है, और अगर ये रहेगा तो ये चैलेंज होने वाला है 100%। और यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया और वो इलीगल है तो भी रहता है। यहाँ पे फेडरल जजेस ब्लॉक कर देते हैं, और ब्लॉक तब तक रहता है जब तक उसका रेजोल्यूशन नहीं निकलता है और जब तक लॉ नहीं बनता है। लॉ ये पास होना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, ये अपन बात क्लियर कर दी। अब मैं उन बच्चों के लिए बात कर लेता हूँ जो सोच रहे हैं 2026 में यूएस आने का। गाइज, अगर आपको यूएस आना है तो आपको ये सोच के आना है कि आप किस लेवल पे हो। अगर आप रीसेंट ग्रेजुएट हो, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपके लिए वैसे भी सजेस्ट नहीं करूँगा यूएस। आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो ही आपको सोचना है। उसका रीज़न क्या है, अभी जो H1B वेज बेस्ड हो गया है। वेज बेस्ड मतलब क्या, कि जो जितना ज़्यादा कमाएगा उसको लॉटरी में उतना ज़्यादा चांस मिलेगा। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा कैसे वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कैलिफोर्निया में रह रहे हो, टेक में काम करते हो, आपकी सैलरी $130,000। तो
आपकी सैलरी जो है वो कंपेयर करी जाएगी एवरेज सैलरी से जो वहाँ पे है कैलिफोर्निया में। लेट्स से अगर $150,000 एवरेज सैलरी है तो आपको लॉटरी में चांस कम मिलेगा। ऐसे 4 टियर डिज़ाइन करे हुए हैं। अगर आपका एवरेज सैलरी जितना 58 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको लॉटरी में चांस ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे समझ सकते हो आपको कि एक बड़ी लॉटरी चल रही है, आप वो टियर में जितने ऊपर होगे, जितनी ज़्यादा सैलरी कमाओगे, आपको उतने टिकट मिलेंगे। तो अगर आप 4th टियर में हो या हाईएस्ट पेड वर्कर्स में आते हो, वो 70th परसेंटाइल के ऊपर हो अगर आप, तो आपको 4 टिकट मिलेंगे। आपके नीचे वाले को 3 मिलेंगे, उसके नीचे वाले को 2 मिलेंगे, और सबसे जो लोएस्ट लेवल पर उसको 1 टिकट मिलेगा। अब इसमें मैं एक और चीज़ बता दूँ तो लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं। दिस इज़ हॉरिबल फॉर रिसेंट ग्रेजुएट्स या जो बहुत कम कमाने वाले उनके सेक्टर में, बट ये बहुत अमेजिंग भी नहीं है उन लोगों के लिए। मतलब ऑफकोर्स उन लोगों के लिए अमेजिंग है जो 70th परसेंटाइल के ऊपर है, बट आप समझो कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ फॉलो करेगा आफ्टर 50th परसेंटाइल, क्योंकि परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि भाई इतने लोग इस फील्ड में हैं, तो आफ्टर 50th परसेंटाइल ये ग्राफ ऐसा फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो 4th वाले जो टियर में है वो कम लोग ही होने वाले हैं। ठीक है, 50th परसेंटाइल के अगर आप नीचे हो तो आपकी लगने वाली है, तो अपने को सोचना है कि क्या अपने को H1B फिर भी मिल सकता है, तो अपने को आना है। अब इसमें मैं H1B की बात कर लेता हूँ, जो लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन था। सॉरी H1B की बात अभी हम बाद में करते हैं। पहले मैं इसमें एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आप अगर $130,000 कैलिफोर्निया में कमा रहे हो एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो वहाँ की एवरेज सैलरी 150K है। ठीक है, तो आप इसमें टियर 2 में या टियर 1 में फॉल करोगे। बट अगर आप $130,000 आर्कान्सा के कोई गांव में कमा रहे हो एज अ लेट्स से कंस्ट्रक्शन इंजीनियर या ऐसा कुछ, तो वहाँ पे अगर एवरेज सैलरी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स की 130 के कम है, तो आप टियर 4 में भी लाई कर सकते हो। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट जॉब जो आप करोगे उस पर डिपेंड करने वाला है। पूरे दुनिया का, पूरे अमेरिका का एवरेज नहीं लिया जाएगा। आपकी इंडस्ट्री में, आपकी लोकेशन पे, वहाँ पे वेजेस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। आप अगर अमेरिका आ रहे हो तो ये गारंटी नहीं है कि आपको H1B मिलने वाला है। ठीक है, ये गारंटी ना कभी रही है ना कभी है। अभी भी जो बच्चे यूएस में, आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर H1B की जॉब ढूंढनी होती है तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है। लिंक्डइन पे तो अगर वो चूज़ करते हैं कि हाँ हमको H1B स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो उनको हाथों हाथ रिजेक्ट आ जाता है। तो बहुत मुश्किल है H1B जॉब मिलना। ठीक है, और ये स्टार्टअप्स को पता है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, तो ऐसा नहीं है कि अगर H1B की जॉब नहीं मिलती है तो स्टार्टअप्स या कंपनी सिर्फ STEM OPT और OPT के लिए हायर नहीं करती। बिल्कुल करती है, स्टार्टअप्स तो बिल्कुल करते हैं। स्टार्टअप्स इसलिए करते हैं क्योंकि 3 साल अगर वो आपको रख सकते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3 साल बाद स्टार्टअप को ही नहीं मालूम है कि वो कहाँ जाएगा, क्या वो रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, और यूजुअली अगेन दिस इज माई पर्सनल पर्सपेक्टिव, आपके लिए ये वैलिड हो सकता है, नहीं वैलिड हो सकता है, बट अगर आप अमेरिका आ रहे हो, आप थोड़े एक्सपीरियंस हो, थोड़े स्किल्ड हो, तो आप 3 साल में इतना पैसा अर्न कर सकते हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा सेव कर सको, लोन वापस कर सको और वापस जा पाओ। आई एम ओनली टॉकिंग टू पीपल जो स्किल्ड हैं, जो एक्सपीरियंसड है और जो यहाँ अच्छे कॉलेज आ सकते हैं। अगर आप इसमें फॉल करते हो तो आपको H1B मिलना ज़रूरी नहीं है। अभी मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, अनन्या से बात करी थी, तो क्योंकि वो अच्छे कॉलेज में गई थी, यूएस से पढ़ाई करी थी उसने, तो अभी उसको दुनिया में सेवरल कंट्रीज से इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं। साउथ कोरिया से आ रहा है उसको, जर्मनी से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, और वो लोग उसका वीज़ा स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसका यूएस वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। यूएस में अगर आप वर्क फोर्स में एक बार घुस गए, H1B मिलना ज़रूरी नहीं है। कंपनीज यहाँ अच्छे वर्कर्स की इतनी वैल्यू करती हैं कि अगर आपको फिर H1B 3 अटेम्प्ट में नहीं भी लगता, जैसे यहाँ के लोगों को 3 अटेम्प्ट में कभी कभी नहीं लगता है, तो दे रीलोकेट यू टू अनदर लोकेशन ऑफ देयर ओन कंपनी, अगर है तो। नहीं तो वो आपको वापस भेज देते हैं और आपको रिमोटली हायर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट की एक्चुअली वैल्यू है। वो नहीं चाहते हैं कि आप छोड़ो। एक बार आप हायर हो गए और आपने अगर अच्छा काम कर दिया, तो कोई भी कंपनी अमेरिका में नहीं चाहती है कि उनको टर्नओवर हो। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप हायर्ड रहो, तो वो फिर उनके पावर में कुछ भी करने को तैयार रह जाएंगे ताकि आप रह पाओ, उनके लिए काम कर पाओ। तो ये सब रिस्क्स हैं आपके लिए। अगर ये सब रिस्क आपको लगता है कि हाँ चल जाएगा, अपन कर सकते हैं, तो आप आ सकते हो। आपको लग रहा है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो यूएस आपके लिए नहीं है, ना कभी था ना कभी होने वाला है। ठीक है, यूएस में स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए आप दूसरी कंट्रीज ढूंढ सकते हो या इंडिया में ही काम कर सकते हो। इंडिया में अच्छे स्कूल्स जा सकते हो, अच्छे बिजनेस स्कूल्स में जाके कुछ कर सकते हो, फिर वेंचर कैपिटल या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुस सकते हो। बहुत ऑप्शंस इंडिया में भी अवेलेबल है।
ठीक है। बट अगर आपको करियर ग्रोथ, नेटवर्क, वो यूएस से बेटर कहीं पे भी नहीं है। ये ट्रम्प कुछ भी लगा दे उसके बाद भी यहाँ से बेटर कहीं नहीं होने वाला है। स्टार्टअप कल्चर जो यूएस का है वो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर आपको स्टार्टअप बिल्ड करना है और अगर आप सिलिकॉन वैली नहीं आ रहे हो तो वो सेंस नहीं बनाता है। अगेन दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैंने पूरी प्रोसेस देख चुकी है, मैं कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो मेरे लिए क्या क्या करने को तैयार हो सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, H1B इज़ नॉट द ओनली वीज़ा, O1 वीज़ा भी होते हैं, EB1 EB2s भी होते हैं जो कंपनी स्पॉन्सर कर देती हैं अगर आप अच्छे वर्कर हो तो बेसिकली कंपनी आपके लिए सब करने को तैयार होगी अगर आप कंपनी को वैल्यू दे रहे होगे, यूएस में तो स्पेसिफिकली। इफ़ दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू और आप इतना रिस्क ले सकते हो तो आप आ सकते हो, नहीं तो बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हो, कम्युनिटी का मैं लिंक दे देता हूँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आ जाओ वहाँ पे मुझे रीच आउट कर लो, क्वेश्चन पूछ लो। आई गेस मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हों। और हाँ सॉरी, एक और चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे यूएस में आने की सोच रहे हैं अभी उनको कोई डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी ले लूँ, नहीं, आपको अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है, एग्जाम्स पे ध्यान देना है, यूनिवर्सिटी में एडमिट लाने पे ध्यान देना है, दैट्स इट। उसमें कोई भी प्रोसेस में हेल्प चाहिए तो हमें रीच आउट कर सकते हो, बट उसके अलावा भी अपने को कुछ नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस आपको फीस भरने का मौका आया। क्योंकि जो इनका बंदा है उनने बोल दिया था फरवरी तक हम कर लेंगे सारा सेट कि क्या होने वाला है H1B पे, तब आप देख सकते हो, तब आपका फाइनल डिसीजन ले सकते हो। पर तब तक अपने को सिर्फ पढ़ाई करनी है, ऐसी चीज़ों पे ध्यान लगाना है जिसमें अपने हाथ में कंट्रोल है, ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाना है जिसमें अपना कंट्रोल कुछ भी नहीं है। अब वो लोग कुछ भी करें, क्या लॉ पास करेंगे क्या नहीं करेंगे आपको नहीं पता है, ठीक है, तो उसमें अपना कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ अपने को दिमाग नहीं ले जाना है। एक और चीज़ याद रखो, आप जब यूएस आओगे 2026 में और आप 28 में ग्रेजुएट होगे, जब आप जॉब मार्केट में निकलोगे तो इनका टर्म भी चले जाएगा, ठीक है, तो आप वो भी सोच के रखो। ये मैं सिर्फ पॉजिटिव्स बता रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव्स आपने बहुत सुन रखे हैं। नेगेटिव्स यही है कि स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है, अनश्योर मार्केट है यहाँ पे, डिफिकल्ट मार्केट है यहाँ पे, मेहनत नहीं करोगे जॉब नहीं मिलने वाली है। H1B या लॉन्ग टर्म प्लान है आपका तो डिफिकल्टी होने वाली है। H1B और लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था तो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करने में यूएस में हमेशा दिक्कत रही है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है, और यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि अनलेस आप बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो वो यूएस सिटीजन्स को ही हायर करें, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें जस्टिफाई करनी पड़ती है उनके फाइलिंग्स में, स्टेम OPT फाइलिंग में, H1B फाइलिंग में, सब चीज़ों में, ठीक है। अगर आप ये कर सकते हो तो आ सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो नहीं आना है, ठीक है। ओके बाय।